नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। शख्सियत में हमारे साथ मौजूद है नीरज सिंह राणावत। नीरज सिंह राणावत का परिचय हम इन्हीं से लेंगे। हालांकि इनका परिचय समाज सेवा और राजनीति से जुड़ा हुआ है। शुरुआत इन्होंने उद्योग से की थी। इनसे खास मुलाकात करते हैं शख्सियत कार्यक्रम में। नीरज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह कि आप अचानक से राजनीति को लेकर बड़े एक्टिव दिखाई देने लगे हैं। पहले आप समाज सेवा से जुड़े रहे थे, अचानक से राजनीति में क्यों? अचानक से नहीं है ऐश्वर्य जी। 2012 से मैं बीजेपी के अंदर अपना मेडिकल प्रकोष्ठ में रहा हूँ और समाज सेवा मैंने चालू की 2015 से। मेरी एक एनजीओ चलती है यूथ सोशल केयर फाउंडेशन के नाम से, जो मैंने कुंभलगढ़ में स्थापित की। उससे पहले भी मैंने 2-3 स्टेट्स में उसमें काम किया, पर कुंभलगढ़ में मैंने देखा कि वहाँ मैं गया तो वहाँ आदिवासी बहुल्य और गरीबी इतनी थी, और उस क्षेत्र में आप जाके देखें तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। तो जब मैंने वहाँ गया, वहाँ पे सर्वे किया, तो मुझे लगा कि मुझे इन लोगों के बीच में रह के इन जनता की सेवा करनी चाहिए। आपने जनता की सेवा का सोचा, तो आप कुंभलगढ़ जब गए तो कुंभलगढ़, जयपुर से कुंभलगढ़ कैसे गए? अचानक से क्या आपका कुंभलगढ़ जाने का कैसे बना? क्या राजस्थान भर में आपका घूमना होता था? कैसे कुंभलगढ़? आप माने कि मैं पहले प्रतापगढ़ भी गया, बांसवाड़ा भी गया, मैंने जैसलमेर में भी कई अपने कैंप वगैरह और यूथ सोशल के अकॉर्डिंग काम किया है। कुंभलगढ़ में जब मैं घूमने के पर्पज से गया तो वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ जब मैं सुबह सुबह निकला वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ कोई नेट की सुविधा नहीं। और आप देखिए इतनी गरीबी है वहाँ पे लोगों को। आप 1947 का अगर परिवेश देखना चाहते हैं तो आपको आज भी कुंभलगढ़ की धरा पे दिख जाएगा। तो इतना विकास नहीं हो पाया। तो वह उन लोगों से मिला, उनको कुछ नहीं मालूम है, नहीं कोई पानी की समस्या, उनके रहने की समस्या, खाने की समस्या। तो वो सब चीज़ें देखी, तो उसके बाद मैंने निर्णय किया भाई इस क्षेत्र में अपन काम करेंगे। आपने देखा कि वहाँ मूलतः लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? किस तरीके के घर हैं? रहन सहन कैसे हैं लोगों के? वहाँ आप देखो कि एक त्रिपाल के अंदर पूरा परिवार रह रहा है, 25 से 25-30 लोग रह रहे हैं। काम करना हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन हमारा एक मन में विश्वास था कि हम वहाँ काम करेंगे, और हमने वहाँ काम किया। तो आपने समाज सेवा वहाँ शुरू की। क्या कोई एनजीओ वगैरह बनाया? सामान्य तौर पर समाज सेवा करते रहे? हाँ, यूथ सोशल केयर फाउंडेशन के नाम से मेरी एक संस्था है। और आप देखें जहाँ पे इतनी गरीबी और इतना पिछड़ापन है, तो वहाँ पे आप किस पर्पज से उन लोगों के पास जाएं, तो संस्था का होना जरूरी था। और तो संस्था मेरी ऑलरेडी थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ काम चालू किया। और जो मेरी जानकारी में आया वो ये आया कि आप वहाँ पर भील या आदिवासी किसी कन्या का विवाह होता है तो उसको 5100 रुपये अपनी तरफ से देते हैं, और उसके अलावा एक और कुछ जानकारी में आई। तो ये 5100 का क्या, भील आदिवासी का क्या है? इसमें ऐश्वर्य जी ऐसा था कि वहाँ पे क्षेत्र में गरीबी बहुत है। एक पिता अपनी बच्ची की शादी भी नहीं करा पाता है, और आप माने कि वहाँ जाके देखें तो आप वहाँ 5 से 10 हज़ार में शादियाँ हो जाती है। तो एक एवरेज मैंने निकाला कि यार अपन अगर 5100 रुपये किसी भी बच्ची को देंगे, तो आज जितनी बच्चों को दिया वो मेरी बहन समान है। और ये हमारा भी धर्म बनता है, अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो अपना धर्म बनता है कि कहीं ना कहीं अगर अपन को भगवान ने कुछ दिया है, और ईश्वर ने दिया है, देखो अपन को शिव जी ने दिया है, और अपने श्रीनाथ जी की धरती है, उन्होंने अपन को दिया है। तो जो उन्होंने दिया है वो मैंने उन्हीं के जो मानव स्वरूप है उन्हीं को मैंने वापस संभला दिया है। उसके अलावा पिछले दिनों आप बड़े चर्चित रहे। आपने कई ग्राम पंचायतों में ट्यूबवेल की एक मुहिम शुरू की, क्या थी? हाँ, ट्यूबवेल को लेकर देखो, पानी की वहाँ बहुत भयंकर समस्या है, और 15-20 साल में वहाँ पानी का कोई एक सुविधा हो नहीं पाई। तो मैं जहाँ भी जाता था वहाँ लोगों से बातचीत करता था, तो उनको सबसे पहले ये रहता था कि भाई हमें केवल पानी दे दो, आप पानी दे दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हर पंचायत का दौरा करके वहाँ पे देखा कि भाई कितनी ट्यूबवेलों की जरूरत पड़ सकती है, क्या पानी का अपन साधन ला सकते हैं। तो सब ये मुहिम कुछ सफल हुई? हाँ, ये आप माने नलकूप योजना मैंने 2022 में लॉन्च की, और एक प्रोविज़न लिया कि 140 ट्यूबवेल, वहाँ लगभग 57 पंचायतें हैं, और हर पंचायत में 2 ट्यूबवेल, तो लगभग हम 50-55 के आसपास ट्यूबवेल हमने लगाई वहाँ पे, और लोगों को पानी मिला। और जो पानी आने के बाद एक ईश्वर की भी मेरे पर कृपा रही। मैं ऐश्वर्य जी बताऊँ कि जहाँ जहाँ भी मैंने ट्यूबवेल कराया वहाँ पानी हुआ है। अगर हमारे सरपंच साहब वहाँ या किसी ने वहाँ ट्यूबवेल 10-10, 20-20 ट्यूबवेल खाली गए, लेकिन मेरा एक ट्यूबवेल होकर इतना पानी आया, तो लोगों में बहुत अच्छी खुशी की लहर और पानी मिला उनको। एक बड़ा सवाल है, आप रहने वाले जयपुर के बताए जाते हैं और आप अचानक कुंभलगढ़ गए,
कुंभलगढ़ को लेकर लोगों के मन में संशय है कि भाई ये तो राजनीति यहाँ कर रहे हैं, तो जयपुर से कुंभलगढ़ नहीं, ये देखो वहाँ पे जो बड़े रहने वाले कहाँ के? अपन मेवाड़ का हूँ बेसिकली, मैं रहने वाला मेवाड़ का ही हूँ। और ये सब चीज़ें जो फैलाई है वो वहाँ के बड़े नेताओं ने या वहाँ के बड़े जो लोग जिनको शायद मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, तो उन लोगों के द्वारा फैलाई गई है। मूलतः मेवाड़ जगह के हैं और वो मेवाड़ भी राजस्थान। अच्छा, आप भी मेवाड़ की धरती से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात की कहा जाता है कि वो जो सीट है क्षत्रिय को दी जाती है। इससे पहले सुरेंद्र सिंह राठौड़ अभी भी वहाँ विधायक है, हालांकि उनको हार भी मिली है, तमाम चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि पार्टी जो है आप पर विश्वास करेगी? किस आधार पर विश्वास करेगी? आपका आधार क्या है? देखो, पार्टी विश्वास करेगी मेरे काम पे। मैंने उस क्षेत्र में लगभग 4 साल मेरे को काम करते हुए, और मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, और पार्टी को दिख भी रहा है काम, ऊपर के स्तर पे भी दिख रहा है और नीचे के स्तर पे दिख रहा है। और पब्लिक चाहती है कि भाई मेरा काम उनको पसंद आया, और आगे बढ़ने के लिए भी पब्लिक ने ही प्रेरित किया। तो आप वहाँ, आपका रूटीन किस तरीके से होता है कुंभलगढ़ में? किस तरीके से लोगों से मिलते हैं? और बहुत फैला हुआ इलाका है, क्योंकि वहाँ पर मैंने भी देखा है कुंभलगढ़ में पहाड़ियाँ हैं, फिर वो जंगल आ जाते हैं, फिर 4 घर आ जाते हैं, फिर छोटी सी बस्ती आ जाती है, फिर कोई गांव होता है, और आमेठ तक वो क्षेत्र फैला हुआ है। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैंने ऐश्वर्या जी आमेठ और केलवाड़ा में सबसे पहले 2 ऑफिस स्थापित किए, स्टाफ लिया मैंने। एक एक गाँव में, हर पंचायत में एक गांव में मैंने टीमें तैयार की। जो भी उनको वहाँ पे आर्थिक रूप से जो असुविधा या कुछ भी होता है, तो वो एक मुझे पूरा टाइम टेबल बना के देते हैं, और 3 से 4 दिन मैं पूरा उस क्षेत्र में रहता हूँ और उनके बीच में रहता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि विचार परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। विचार परिवार को आप अच्छे से जानते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, जैसा बता रहे हैं कि आप चिकित्सा प्रकोष्ठ से आपने शुरुआत की, तो विचार परिवार के लोगों से आपका संवाद किस तरीके से रहता है? क्या आप उनसे मिलते जुलते हैं, या उनसे मिलना होता है, या उनके कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते हैं? हाँ, लगभग आप मानो कि वहाँ पे जो मेवाड़ की धरा है, आप मानो साधु संतों की धरा मानी जाती है, और बहुत अच्छा वहाँ पे हर एक उनके प्रोग्रामों में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। उनके परिवारों में हम साथ मिलके काम करते हैं, जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का हो गया। साधु संतों के अलावा विचार परिवार में और भी कई हैं, जैसे आपने विश्व हिंदू परिषद हो गया। हाँ, विश्व हिंदू परिषद, RSS, सबके साथ में मेल मिलाप मेरा रहता है, और उनके सानिध्य से वो भी कुछ चीज़ मुझे बताते हैं, कुछ चीज़ मैं अपनी बताता हूँ, तो एक मिलके काम करते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो उनसे संवाद आपका होता है? हाँ, सबसे संवाद है मेरा। तो अमूमन आपने क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर आपको कितना भरोसा है? यहाँ पर भी आपकी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व यहाँ से लेकर स्थानीय नेतृत्व की एक बड़ी भूमिका होती है, आपको कितना भरोसा है? पूरा विश्वास है ऐश्वर्या जी। देखो, आप माने कि पार्टी जब टिकट जिसको देगी तो अपना वो आंतरिक सर्वे भी कराती है, वहाँ के लोकल लोगों की आवाज़ भी जाएगी, तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि वो आवाज़ गई है और आगे भी जाएगी। तो पूरा विश्वास है उनके साथ, उनका बड़ा तालमेल भी है। वहाँ पर तो समाज कोई एक नहीं, अनेकों समाज हैं। वहाँ पर क्षत्रिय हैं, जिनमें कि राठौड़ भी हैं, सोलंकी भी हैं, आप राणावत हैं, उसके अलावा भील भी हैं, कुमावत भी हैं, ओबीसी भी है, ब्राह्मण भी कुछ एक होंगे, कुछ वैश्य भी होंगे, अन्य जातियाँ भी होंगी। तो आप मैनेज करने में किस तरीके? इसमें कोई मैनेजमेंट, मैं खुद क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और वहाँ पे आपने जैसे भीलों का नाम लिया, तो भील समाज मेरे साथ पूरा है, क्योंकि मैंने भीलों में एक भील समाज तो एक तरह से मेरा परिवार हो गया। सभी समुदाय का मुझे बहुत अच्छा प्रेम मिला है, और सबका अच्छे सानिध्य रहा है। उनके बीच में मैं बैठता हूँ, उनकी सुनता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, खाना खाते हैं, तो सब परिवार, पूरा परिवार हमारा एक ही। कई बार ऐसे होता है कि कई दूसरे जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी टिकट मांगते हैं, आप भी टिकट मांगेंगे, सभी मांगेंगे, लेकिन मिलता एक को है। यदि किसी कारण से ऐसे में विद्वेष जैसी भावना भी पैदा हो जाती है, पार्टी में, संगठनों में ऐसा कई बार देखा जाता है, आपस में मनमुटाव जैसी स्थिति होती है, तो आपको कई बार लगता है क्या कि आपको लेकर वहाँ के जो स्थापित लोग हैं उनको लगता हो कि भाई ये कहाँ से आ गए हमारे बीच में टिकट के दावेदार? नहीं, ये तो लगता है स्वाभाविक है, क्योंकि आप माने कि हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, और हर कोई चाहता है कि हम उस पद पे पहुँचे। पर ये मेरा मानना है कि जब तक हम समाज के बीच में रह के उनके साथ बैठ के काम नहीं करेंगे, तब तक समाज भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है, और करना भी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उसी में मजा है। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हम जुड़ेंगे नीरज सिंह राणावत के साथ।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब जयपुर में पढ़े लिखे तो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जयपुर में पढ़े, जयपुर में पढ़कर आपने सरकारी नौकरी नहीं की, आपने व्यवसाय को चुना। क्या कुछ आपका रहा ओवरऑल? ऐश्वर्या जी, मैं बताऊं आपको, सरकारी नौकरी तो मैं कभी करना ही चाहता था। मेरा बचपन बहुत अभाव में निकला। मेरे पिताजी सामान्य एक यूडीसी की पोस्ट, जिसको अपन बाबू बोलते हैं, उस पोस्ट पे रहे। और ऐसी भी परिस्थिति थी कि बचपन में साइकिल की बड़ी इच्छा होती थी, साइकिल भी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो और जो फादर की साइकिल थी वही मैं बाद में मैंने चलाई। और किराए के मकान में हम रहते थे, तो वो अभाव मैंने देखा है। पर एक स्टार्टिंग से मेरा कहता है भाई नौकरी मुझे नहीं करनी, मुझे करना व्यापार ही है। क्योंकि अगर व्यवसाय ही करूँगा, पैसा कमाऊँगा, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने कमी देखी है, तो वो मैं चाहता था कि इन चीज़ों को मैं खुद एक्सेप्ट करूँ, लूँ, पहले कमाई करूँ और फिर शायद लोगों तक पहुँचाऊँ। आपका कहने का मतलब लोगों का दर्द आप अच्छे से जान पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मानो जो चीज़ मैंने अपने जीवन में देखी है, वो चीज़ उन लोगों के बीच में बैठ के उस दर्द को मैं देखता हूँ, समझता हूँ, उनको मैं भली भांति महसूस करता हूँ, इसलिए मैं सेवा का कार्य करता हूँ। आपको कोई ऐसी घटना आपके कुंभलगढ़ की जिसे देखकर आपके मन में कोई वेदना आई हो कि भाई ऐसी भी स्थितियां हो सकती है क्या? क्योंकि आप घूमते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां आपने देखी हो, क्योंकि कई बार हम बंद कमरों में, एसी रूम्स में बैठकर कई कल्पनाएं कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर देखते हैं तो स्थितियां कुछ होती है। कोई कुछ ऐसे चेहरे दिखाई? बहुत ऐसे चेहरे देखे, बहुत ऐसे चेहरे देखे। मैं जब मेरी कन्यादान योजना के अंतर्गत मैं एक भील समुदाय के घर पहुंचा, भील परिवार के घर पहुंच गया। उनको नहीं मालूम था कि भाई मैं ऐसे कन्यादान देने आऊंगा। पूरा माने कि त्रिपाल के घर पे रह रहे हैं, 30-40 लोग रह रहे हैं, शादी का घर है और बरसात आने का टाइम है। तो अब मैं खुद विचलित हो गया कि मैंने कहा यार ये इतने जने एक कमरे में कैसे रह रहे हैं और कैसे ये कर रहे हैं, ये प्रयोजन कर रहे हैं शादी का। तो बहुत मार्मिक दृश्य थे। तो आपकी इच्छा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि कई बार सरकारी योजनाओं के साथ लोग नहीं जुड़ पाते, या कहें तो कुछ योजनाएं ऐसी होती है उनसे भी ज्यादा उन्हें जरूरत होती है, वो योजनाएं उनकी पूर्ति नहीं कर पाती। बिल्कुल, शिक्षा का देखो बहुत अभाव है और ये सब चीज़ें सरकारी योजनाएं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, या वो उनको अवेयरनेस नहीं है इतना। इसलिए कैंप भी हमने कई लगाए, कैंप तक हमने उनको इस चीज़ के लिए शिक्षित भी किया, पढ़ने के लिए शिक्षित किया, पर कहीं ना कहीं आप माने कि अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है। देखिए, आपकी पार्टी में जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस क्षेत्र से, मेवाड़ से एक नहीं अनेकों नेता हैं। गुलाब चंद कटारिया अब राज्यपाल बन गए हैं, सीपी जोशी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिया कुमारी आपके यहाँ सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो आप उस वक्त पडनामी जी की टीम में चिकित्सा प्रकोष्ठ में थे। तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन नेताओं तक कैसे सूचना पहुंचे कि नीरज सिंह राणावत इस तरीके से काम कर रहा है, या फिर आप खुद जाकर बता के आएंगे या लोग बताएंगे, क्या रहेगा? नहीं देखो, पहला तो यह है कि वहाँ की जनता पहुँचाएगी ये चीज़, और सबसे संपर्क मेरा है और टाइम टू टाइम मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो वहाँ की स्थिति, मार्मिक स्थिति सबको अपडेट करता हूँ। वहाँ क्या सोशल मीडिया के प्रति लोगों का रुझान रहता है? क्या सोशल मीडिया पर देखते हैं, या किस तरीके से लोग किस तरीके? बहुत कम है वहाँ, बहुत सोशल मीडिया का बिल्कुल नहीं है। तो उन लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? डोर टू डोर कैंपेनिंग हमने चालू कर रखी है। मैंने अभी भी मतदाता सर्वे का एक अपना खुद का एक अलग प्रोग्राम बना रखा है। उस क्षेत्र की खूबी क्या है? आपको लगता है कि कोई प्लानिंग उस क्षेत्र के लिए की जाए? कि आपको यदि विधायक का टिकट मिलता है तो कोई ऐसी प्लानिंग आपने सोच रखी है कि उस क्षेत्र के लिए ऐसी प्लानिंग की जाए? क्योंकि खाली कुंभलगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वह टूरिज्म है, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ टूरिस्ट आते हैं, और मेरे ख्याल से बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा आते हैं, उसके बाद सर्दियों में आते हैं, होटल में रुकते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन दूर दराज के भी इलाके हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ आपने सोचा है क्या भविष्य के लिए, कि आप सरकारों से बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली सबसे ज़्यादा वहाँ नीड है उद्योग स्थापित करने की। उद्योग अगर वहाँ पे स्थापित हुआ तो आप मान लो 50-60% तक वहाँ पे जो गरीबी, जो अभाव है वो दूर कर सकते हैं। अभी ऐश्वर्या देखें, वहाँ पे लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चे अहमदाबाद, सूरत और मुंबई नौकरी जाने के लिए विवश है। तो वो जो बाहर गया है बच्चा, वो अगर अपने क्षेत्र में उन्हीं उद्योगों में काम कर सके तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि उनके परिवार वालों के लिए, उनके लिए भी एक सुखद अनुभूति होगी। तो वो लोग जो दूर दराज चले जाते हैं, तो वहाँ क्या पहले कभी ऐसी समस्याएं भी रही क्या कि जो दूर दराज में चले जाते थे वो वापस नहीं आते, या आते हैं तो वोट डालने में भी बड़ी मुश्किल से आ पाते होंगे? क्या कुछ समस्याएं रहती हैं? जो बाहर गया हुआ है उनको अपने क्षेत्र के प्रति इतनी रुचि है, वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम हो, हमारे क्षेत्र विकास करें, हम वापस लौट के आएँ।
आप मानो कि देखो 100 में से 5 बंदा ही वहाँ सक्सेस हो पाता है जो अपने बड़े व्यापार उन्होंने स्थापित किए। बाकी आज भी सब बच्चे वहीं पे जूझ रहे हैं और वो आना चाहते हैं बाहर कि वहीं पे अगर कुछ उद्योग हो तो हम वहीं पे काम करना चाहते हैं। देखिए, नेता कई तरीके के होते हैं। एक एग्रेसिव होते हैं, बहुत एग्रेसिव, गुस्से वाले कि डांट दिया, डपट दिया, अधिकारी को खींच दिया, इस तरीके के मिजाज के भी कई नेता होते हैं। कई नेता सरल सामान्य होते हैं। लेकिन लोगों की जो इच्छा होती है, लोग उन्हें उस तरीके का नेता बनाते हैं। वहाँ के लोग किस तरीके के हैं और आपको किस तरीके का नेता आप बनना पसंद करेंगे? क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। पूर्वी राजस्थान का नेता एक अलग मिजाज का होता है, हाड़ौती का अलग मिजाज का होता है। वहाँ का क्या लगता है? बहुत आप वहाँ की जनता बहुत एकदम सीधी सादी सिंपल रहने वाली, उसी टाइप का मैं नेता रहना चाहता हूँ। क्योंकि उनके बीच में बैठ के, जैसे वो ये चाहता है कि हमारा नेता हमारे बीच में बैठे, जो मुझे लगा नहीं आज तो कोई वहाँ बैठता है, उनके बीच में बैठे, उनके साथ खाना खाए, उनके दुख दर्द को सुने। तो जैसी जनता है वहाँ सीधी जनता है, तो हम भी सीधे साधे नेता ही बनना चाहेंगे उनके। देखिए, कई बार नेताओं के सामने बड़ी समस्या आ जाती है। एक बार मुझे याद है कि मैं एक एमएलए साहब के साथ खड़ा हुआ था, तो अचानक से उनके पास फ़ोन आता है। वो भी आदिवासी इलाके के थे। उनके पास फ़ोन आता है, एक सामान्य सी जनता का से जुड़ा व्यक्ति फ़ोन करता है, भाई साहब शाम के वक्त जो थैली लेते हैं, थैली की कीमत ज़्यादा ली जा रही है, 5 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। तो नेताजी उसको थैली वाले को फ़ोन करते हैं, शराब के ठेकेदार को, भाई 5 रुपये इससे ज़्यादा क्यों ले रहे हो? मैंने पूछा इसके लिए। बोले कि हमारे पास इसी तरीके के फ़ोन आते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, कई बार हम इनको मना भी करते हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं, उनकी किस तरीके की तकलीफ़ें आप देखते हैं? आपके क्षेत्र की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं है। वैसे तो लोग रोज़ाना कोई न कोई शिकायत कर देते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि अपनी एक शिकायत उस तरीके की कर दी नेताजी को, नेताजी बड़े अनमन्य से हो गए। कई जेन्युइन शिकायतें होती है, बहुत परेशानी वाली। क्या लगता है? दो चीज़ मुझे सबसे मेन लगी वहाँ पे। एक तो पानी की समस्या वहाँ बहुत लगी। लगभग आप मानो 1-2 किलोमीटर महिलाओं को पानी लेके आना पड़ता है। पानी की विकट समस्या है वहाँ तो पे। पानी के लिए कोई प्लान बने? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे वाघेरी नाका की है कहीं, और चंद्रभागा नदी है। अगर वहाँ पे डैम बनाया जाए, या फिर बगल जैसे भीलवाड़ा की बॉर्डर तक वहाँ पानी आ गया है, पर कहीं ना कहीं अगर सरकार के साथ मिलकर उस पानी को यहाँ तक लेके आए जा सके, तो पानी की समस्या तो विकट समस्या है। और सेकेंड दूसरी समस्या मैंने आपको बताई, रोजगार की समस्या है। रोजगार की काफ़ी समस्या है। नरेगा जो चलता है, तो नरेगा के प्रति लोगों को में हुआ है, तो वहाँ महिलाएं नरेगा का काम करती है, पर वो 100 दिन का है, तो उसी में वो लोग जाते हैं। और उसमें कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं, या विचार परिवार के लोग हैं, वनवासी कल्याण परिषद, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका कार्य कैसा है वहाँ? बहुत अच्छा काम है सब। आप देखो, मैं वहाँ पे वहाँ पे विद्या निकेतन स्कूल है, जो घुमंतु अपने जो समाज से हैं, तो उसमें उन्होंने स्कूल बनाई, यानी संघ ने वहाँ स्कूल बना रखी है। और वहाँ पे जो भीलों के बच्चे, गरीब बच्चों को वहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कर रखी है, तो वहाँ पे उनका पूरे पढ़ाई का वो पूरा खर्चा उठाते हैं, तो वो कर रहे हैं। वो पे संघ अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अमूमन एक सबसे बड़ी बात होती है साधु संतों की। मैंने जो देखा है, उस धरती पर साधु संत बहुत ज़्यादा हैं, या धार्मिक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मैंने देखा है। और पूरे मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक आप जाइए, धर्म के प्रति लोगों की गहरी आस्था है, सनातनीय परंपराओं में विश्वास है। तो क्या आपका उनसे संवाद होता है वहाँ? बिल्कुल संवाद होता है। उनके कार्यक्रम में मैं हिस्सा भी लेता हूँ, हम साथ में मिलकर कार्यक्रम भी करते हैं। और आप देखो, संत हैं तो हम हैं, और सनातन है तो हम हैं, हिंदू हैं। तो पूरे क्षेत्र में आप मानो हर छोटे छोटे क्षेत्र में लोगों में इतना है, यानी संतों के प्रति और धर्म के प्रति मेरे वाले क्षेत्र में, पूरा मेवाड़ में मान लो, बहुत लगाव है लोगों का। जंगलों को संरक्षित करने की कितनी आवश्यकता है? जंगल का बड़ा भारी क्षेत्र है, और उसे टूरिज्म के साथ और भी अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रणथंभौर का नाम है, वैसे कुंभलगढ़ का नहीं। जंगलों को वहाँ वास्तव में आप ये सही चीज़ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मुहिम अमन को छेड़नी चाहिए कि जैसे बीच में मेरे वहाँ पे बड़े अधिकारी से अच्छी बात हुई थी, जो आम होते हैं, तो उनका था कि नीरज जी, आपके एनजीओ काम कर रही है, तो ये आम की जो गुठलियाँ होती है, इनको आप पूरे क्षेत्र में इकट्ठा कराएं, और फिर अपन पहाड़ पे जाके उनको फेंकें, पेड़ वापस पैदा हो, इससे पेड़ भी निकलेगा और लोगों में आम की आवक भी बढ़ेगी। तो इस टाइप की एक मुहिम ऐसी चलनी चाहिए। वन्य जीवों का को लेकर भी कुछ होना चाहिए। हाँ, वन्य जीवन का इसमें थोड़ा फॉरेस्ट का, जैसे अभी वहाँ टाइगर वाला क्षेत्र भी घोषित हो गया, तो सेंटर जो अपने केंद्र शासित वाली सरकार है, वो करेगी, इसमें कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम करेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, तो क्या आप परिवार को समय नहीं दे पाते? क्योंकि परिवार जो है, क्या आपने वहाँ घर बनाया है, या फिर जयपुर ही रहते हैं, क्या है? नहीं, वहाँ अपने घर परिवार पूरा बना लिया है। आगामी दिनों में मान लीजिए पार्टी जो है
पार्टी आपको जो आदेश देगी वो आप मानेंगे, या फिर आपको लोग यदि कहते हैं कि या लोगों की बात सर्वोपरि रखेंगे, या लोग और पार्टी दोनों की बात सर्वोपरि रखेंगे? देखो, उस क्षेत्र में लोगों ने ही पहचान दी है मुझे बड़े लेवल पे जो है, और पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, तो पार्टी के नाते जो पार्टी और जनता जो चाहेगी, दोनों के सामंजस्य से जो भी होगा उस पर अपन आगे बढ़ेंगे। आखिर में 2 मिनट में राजस्थान की जनता को, कुंभलगढ़ की जनता को, और जो भी आपको देख रहे हैं राजस्थान में, देश में या दुनिया में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो कुछ कहना चाहिए? एक यही संदेश देना चाहूँगा, मैं आपके बीच में आज 4 से 5 साल से काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा। सरकार के बीच साथ रह के अगर मुझे टिकट मिलता है, अगर पार्टी ये चाहेगी कि भाई मैं लड़ूँ वहाँ पे, मैं तब भी उनके साथ हूँ, और उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं मेरी संस्था है उसको मैं हमेशा उस क्षेत्र में एक जिंदा रखूँगा, और प्रयास करूँगा कि मेरी संस्था के थ्रू उनके बीच में रहकर उनके जो भी उनके सपने उनको साकार कर सकूँ। आखिर में एक छोटा सा सवाल आपसे, इस सवाल का भी मैं जवाब जानना चाहूँगा कि यदि पार्टी आपको किसी भी कारण से टिकट ना दे या पार्टी आपको टिकट दे दे, तो आपका विचार क्या होगा? क्योंकि कई बार लोगों की ज़िद की वजह से इंसान निर्दलीय भी लड़ता है, लोगों की ज़िद होती है, तो कई बार अपने लिहाज से फैसले भी करता है, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से पाएंगे? आपको लगता है आपको टिकट मिलेगा? हाँ, टिकट, मुझे विश्वास है, पार्टी पे पूरा मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँची है, और पार्टी टिकट देती है तो आप मानो कि एक टिकट लेने के बाद जो मैं वहाँ काम कर सकता हूँ। अभी देखो, मैं अपनी संस्था की तरफ से काम कर रहा हूँ, और टिकट लेने के बाद कुछ चीज़ सरकारी एक घोषणाएँ होती है, सरकारी की प्रक्रिया होती है, उनके साथ मैं बड़ा अच्छा वहाँ काम कर सकता हूँ। तो पार्टी निर्णय अच्छा लेगी, मुझे पूरा विश्वास है, और पार्टी निर्णय अगर दूसरा लेती है तो तब भी मैं अपनी संस्था की तरफ से जो लोगों की सेवा कर रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आखिर में एक और छोटा सा सवाल, पार्टी जब साथ जुड़ जाती है, टिकट की घोषणा कर देती है या आपको नेता बना देती है, तो क्या लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं क्या? या आपके सामने समस्या आई क्या? क्योंकि आप तो वहाँ अनजान थे उन लोगों के लिए, तो धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ने में कितनी तकलीफ आई? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं आई मेरे को बिल्कुल तकलीफ नहीं आई, क्योंकि मैं जब वहाँ गया और मैंने उनको मेरे विचार बताए, तो मैंने अगर उनको एक विचार बताया तो उन्होंने अपनी 10 समस्याएं मुझे बताई, तो उनको तो वहाँ तो जाने के लिए चाहिए, वो चाहते हैं कि हमारे पास बंदे आए और हमारी समस्याओं का सोल्यूशन करें। आपने कुछ आदिवासियों को खेलों से भी जोड़ा था? हाँ, बिल्कुल, मैंने लगभग क्रिकेट का टूर्नामेंट भी बड़ा कराया, वहाँ पे मैंने पूरे क्षेत्र में टूर्नामेंट करा के 20 बच्चों का मैंने सिलेक्शन किया, उन 20 बच्चों को मैं जयपुर यहाँ अकेडमी में भर्ती कराया, उसमें से 2-3 बच्चों का अंडर 16 में भी सिलेक्शन हुआ, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी कराया, यूथ को भी मैंने काफ़ी जोड़ा, क्योंकि वहाँ खेलों के प्रति वहाँ बहुत अच्छा रुझाव है। तो क्या वो लोग कभी पहले जयपुर आए थे इस तरीके से? नहीं, कभी नहीं। उनको इसमें 2-3 बच्चे तो ऐसे थे कि जो मेरे टूर्नामेंट पे खेले भी नहीं, और 12 साल के और 13 साल के बच्चे थे, उनमें ऐसे 2 बच्चों को मैं लेके आया था, और अभी पता लगा कि वो बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो वहाँ पे प्रतिभाएं हैं, पर वो निकल नहीं पा रही बाहर। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। डिसाइड तो पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी जिससे आप टिकट मांग रहे हैं, कि आप में क्या काबिलियत है, और सर्वे डिसाइड करेंगे। तो नीरज सिंह राणावत ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से ख़ास बातचीत में अपने संघर्ष के सफ़र के बारे में जानकारी दी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, और अब कुंभलगढ़ के लोगों की सेवा ताज़िंदगी करना चाहते हैं।